नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। भारत में रिटेल सेक्टर रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन क्या जमीन पर सच कुछ और है? 2025 में देश के टॉप 8 शहरों में 9 मिलियन स्क्वायर फीट की रिटेल लीजिंग कोविड के बाद का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। लेकिन दूसरी तस्वीर, देश में 64 घोस्ट मॉल खड़े हैं, 1 करोड़ 33 लाख स्क्वायर फीट स्पेस खाली पड़ा है और करीब 6,700 करोड़ का सालाना रेवेन्यू लॉस हो रहा है। 365 ऑपरेशनल मॉल्स में से हर 5वां मॉल कमजोर परफॉर्मेंस से जूझ रहा है। छोटे मॉल्स में 36% तक वैकेंसी है, जबकि बड़े ग्रेड ए मॉल्स में सिर्फ 5% वैकेंसी है। तो सवाल सीधा है, क्या हमने जरूरत से ज्यादा मॉल बना लिए हैं? क्या प्लानिंग फेल हुई है? क्या ई कॉमर्स ने गेम बदल दिया है, या फिर डेवलपर्स ने ट्रेंड समझने में देर कर दी है? सवाल कई हैं। नोएडा का ग्रेट इंडिया पैलेस, जो कभी 2000 करोड़ का फ्लैगशिप मॉल हुआ करता था, उसकी रौनक क्यों फीकी पड़ी? एनसीआर में कई पुराने मॉल्स आधे खाली क्यों हैं? और अगर ये स्पेस जिंदा हो जाए तो रिटेल का एक बड़ा फंड अनलॉक हो सकता है। फिर रुकावट कहां पर है? जब भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2047 तक $5.8 ट्रिलियन का अनुमान जता रही है, तब क्या ये खाली होते मॉल्स हमारी ग्रोथ स्टोरी पर दाग बनेंगे? ये सिर्फ सूनी पड़ी बिल्डिंग का सवाल नहीं है, ये फंसा हुआ इन्वेस्टमेंट, घटती प्रॉपर्टी वैल्यू और लोकल इकोनॉमी पर असर का सवाल है। तो क्या ये रिटेल स्लो डाउन है या फिर एक बड़ा रिटेल रीसेट? इसी मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, श्रीराम पीएम मोगा, को फाउंडर एंड प्रिंसिपल कंसल्टेंट एसआरईडी रियल एस्टेट एडवाइजरी, और हमारे साथ हैं अंकिता सूद, नेशनल डायरेक्टर रिसर्च, नाइट फ्रैंक इंडिया। तो अंकिता जी और श्रीराम जी, आपका बहुत स्वागत है। श्रीराम जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ओवर सप्लाई या ओवर कॉन्फिडेंस? देश में 64 घोस्ट मॉल है, 1 करोड़ 33 लाख स्क्वायर फीट खाली स्पेस है और 6,700 करोड़ का संभावित रेवेन्यू लॉस है। क्या यह साफ संकेत है कि डेवलपर्स ने मांग का गलत आकलन किया? इसी के साथ क्या हमने डेस्टिनेशन बनाने की जगह सिर्फ कंक्रीट खड़ा कर दिया है? दीपक जी, थैंक यू वेरी मच आपके साथ जुड़ने के लिए। वेलकम सर। दीपक जी, यहाँ यहाँ पे जो आज की डेट में जो सिचुएशन हमारे रिटेल सेक्टर में बनी हुई है, जो वो ये है कि जो ये आपने टर्मिनोलॉजी यूज करी, गोस्ट मॉल्स उन्हें कहलाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता, इमारतें बनी रहती हैं और रिटेल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, या वो डिक्लाइन पे होती है और खत्म होने के कगार पे होती है। ये सिचुएशन तब बनती है जब डेवलपर पर्सपेक्टिव से एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो कि डेवलपर रिटेलर को देता है, जब वो जगह लेते हैं, वो नहीं रहती। क्योंकि जब जब तक उनका अपना कंट्रोल इस पूरे मॉल ऑपरेशंस पे रहता है, तब तक जो डेली के जो एक एक तरीके से मॉल चलाया जाता है, वो फॉलो होता है। बट जैसे ये गोस्ट मॉल्स एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब वेरियस इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग एक जगह पे नहीं रहती, और उस डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से रिटेलर्स की मूवमेंट नए डेवलपमेंट्स में हो जाती है। मेजरली गोस्ट मॉल्स जिन्हें आप एज ए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज विच आर स्ट्राटा सोल्ड प्रॉपर्टीज वेयर देयर आर मेनी स्मॉल इन्वेस्टर्स हु हैव टेकन, और उन्होंने दुकानें यहाँ पे खरीद रखी हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता किसी भी रिटेल इन्वायरमेंट पे, रिटेल इन्वायरमेंट सफर करने लग पड़ती है, और वहां से धीरे धीरे सारी जितने भी जहां सारे जितने भी रिटेलर्स होते हैं, वो नए डेवलपमेंट्स में मूव करना शुरू कर देते हैं। अंकिता जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपने भी घोस्ट मॉल पर एक रिपोर्ट जारी की थी। डेटा क्या कहता है? ये संकट है या साइक्लिकल करेक्शन है? एक तरफ 2025 में 9 मिलियन स्क्वायर फीट की रिकॉर्ड लीजिंग होती है, दूसरी तरफ हर 5वां मॉल कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। क्या ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस है या सिर्फ एसेट क्वालिटी का अंतर है? दीपक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मोस्ट आपने वेलकम। खुद ही इस बात का आंसर किया है। इट इज अ स्ट्रक्चरल क्वालिटी इशू। जो हमारे घोस्ट मॉल्स हैं, ये वो मॉल्स हैं जहाँ पे लोग जा नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक एसेट की एक लाइफ साइकिल होती है। तो अगर आप उस एसेट में कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली दैट रिटेल एसेट इज डेड। अब कितने फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से घोस्ट मॉल बनता है एक मॉल? या तो कोई लोकेशनल करेक्शन आ गई है, कोई ऊपर से हाईवे जा रहा है, कोई मॉल की एकदम लोकेशन एडवांटेज खराब हो गई है, फिर मॉल का लेआउट अब उस तरीके का नहीं रहा है बिकॉज थिंग्स इवॉल्व
कंटिन्यूअसली. सो लेट्स से अगर एक पर्टिकुलर साइज का स्टोर पहले चलता था, अब वी आर यूज्ड टू, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े हमें स्टोर्स चाहिए. तो रिटेल एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एक एसेट क्लास है, और जब तक उसमें कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट नहीं करते रहेंगे तो वो एसेट ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा. तो लोकेशन है, और बहुत राइटली मिस्टर श्रीराम ने एक पॉइंट हाईलाइट किया है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एक एसेट का डेड होने का, रिटेल का, है कि वो स्ट्राटा सोल्ड हो जाए. मतलब उसका छोटे छोटे भाग मल्टीपल इन्वेस्टर्स में चले जाएं. उससे डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है, जो लीजिंग राइट्स है, वो डेवलपर के पास नहीं रहते हैं. तो आपका रिटेल मिक्स उस मॉल में कंप्लीटली डेड हो जाता है. मल्टीपल रीजंस होते हैं एक मॉल के डेड होने से. स्ट्राटा सोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है. लोकेशनल डिसएडवांटेज हमने काफी देखा है. अगर आप नॉर्थ साइड में देखें तो NH1 पे काफी मॉल्स डेड हो गए क्योंकि वहां पे फ्लाईओवर्स आ गए. कनेक्टिविटी ने उसका फ्रंटेज डेड कर दिया. एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, बिल्कुल आप उसमें री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी फ्लोरिंग खराब है, आपके वॉशरूम्स डेटेड हो गए हैं. तो ये सारा रिटेल एक्सपीरियंस को डेड कर देता है. और फिर जब रिटेलर किसी भी मॉल को एक लीजिंग के लिए देखता है, फिर वो इस मॉल को नहीं देखेगा और ना भी कोई कंज्यूमर इस मॉल में जाना चाहेगा. तो इवेंचुअली ये मॉल की जो वैकेंसी है वो अपवर्ड्स ऑफ 50-60% आती है. एंड देन उसको आप घोस्ट मॉल की कैटेगराइजेशन में डाल देते हैं. श्रीराम जी, फेलियर की असली वजह क्या है, मैनेजमेंट या मॉडल? छोटे मॉल्स में 36% तक वैकेंसी है जबकि बड़े ग्रेड ए मॉल्स में सिर्फ 5%. क्या समस्या लोकेशन की है, टेनेंट मिक्स की है, या मल्टी ओनरशिप स्ट्रक्चर की? क्या भारत में मॉल डेवलपमेंट का बिजनेस मॉडल ही रीस्ट्रक्चर की मांग कर रहा है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है जब एक मल्टी ओनरशिप स्ट्रक्चर किसी भी कमर्शियल एसेट में आ जाता है, तो उस कमर्शियल एसेट की जो जो बुनियाद होती है, जिसने डाली होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं. एंड उस उन डिसीजन, बिकॉज दे ओन दैट एसेट इन फ्रैक्शनली और इन अ सर्टेन वे, तो वहां पे क्या होता है कि कल को जो चेंजिंग डिमांड है, आज जो 2008 में चल रहा था वो 2026 में नहीं चलता. तो जिस हिसाब से रिटेल फॉर्मेट्स इवॉल्व हुए हैं, जैसे जैसे उनकी चेंजिंग डिमांड्स आई है, एक रिटेल सेंटर को भी वैसे ही चेंज होना पड़ता है ताकि वो उनको अकोमोडेट कर पाए उन चीजों को. और जब तक वो एक सेंट्रल ओनरशिप ड्रिवन प्रॉपर्टी नहीं होती, ये सारे चेंजेस मुमकिन नहीं है किसी भी रनिंग एसेट को मॉडिफाई करना, इवॉल्व करना या उसको अपग्रेड करना. बिकॉज आपको इतने सारे लोगों के बीच में कोई भी डिसीजन को आगे बढ़ाने के लिए इट बिकम्स टेक्निकली इम्पॉसिबल. सो देर आर दीज द बेसिस ऑफ these assets not working is that there is fragmented ownership बटी हुई है और कोई डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाती एक लेवल पे जो रिटेल डिमांड को आज की डेट में मीट करे. और जो कस्टमर है वो बहुत इवॉल्व, वो इट इज अ वेरी इवॉल्विंग कस्टमर बेस ऑल्सो. आज अगर सपोज किसी को कोई एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए किसी रिटेल एसेट में और वो नहीं मिलता, तो वो इमीडिएटली चूज करता है कहीं और माइग्रेट करने के लिए. सो द माइग्रेशन ऑफ कस्टमर लीड्स टू डेफिशिएंसी इन फुटफॉल्स, एंड फुटफॉल अगर नहीं होती तो सेल नहीं होती, सेल नहीं होती तो रिटेलर नहीं रहेगा, और रिटेलर नहीं रहेगा तो जगह खाली हो जाएगी. तो वेकेंसी लेवल्स विल ग्रो इन दीज काइंड ऑफ एसेट्स एंड दे विल बिकॉज ऑफ नॉन एवोल्यूशन और अपग्रेडेशन ऑफ दीज एसेट्स. अंकिता जी, मेरा आपसे सवाल यह होगा कि निवेशक के लिए रेड फ्लैग कहां पर है? रिटेल रियल एस्टेट में पी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11% है और वो भी ज्यादातर ग्रेड ए एसेट्स में है. क्या यह संकेत है कि स्मार्ट मनी सेक्टर से दूरी बना रही है? क्या निवेशकों को सेकेंडरी मॉल्स से फिलहाल दूर रहना चाहिए? काफी डिफरेंस दिखाई देता है. अगर हम रीट की बात करें तो कमर्शियल रियल एस्टेट में 4 है, रिटेल में सिर्फ 1 है. जो फ्रैगमेंटेशन है मार्केट का, और वो भी ग्रेड ए में है. तो अभी काफी हमारे जो एक रीट है वो कलेक्टिवली काफी एसेट्स अंडर रेनोवेशन टियर 1 टियर 2 सिटीज में उसको रेट्रोफिट कर रहे हैं. तो जब तक वो सारे रेट्रोफिटिंग एक एसेट की इज अ कॉस्ट फैक्टर, तो निवेशकों से आप
देखें कि, और इसमें भी अगर मॉल्स हैं वो डिफरेंट हैं, आपकी यील्ड इंटैक्ट ही रहती है, 5 to 6% इन अ बेसिक रिटेल एसेट में रहती है। पर ऐसे कुछ क्योंकि ग्रेड ए एसेट नहीं है, इसीलिए इसमें अभी इतना कमी है। नहीं तो जैसे जैसे ग्रेड बी और सी एसेट्स का अपग्रेडेशन अब हो रहा है, हमें दिख रहा है। कितने से स्टार्ट हुआ था, अभी 10 to 15 मिलियन ऑफ रीटेबल एसेट है इंडिया में। तो ऐसे कुछ वो करने की बात नहीं है, पर इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज अभी रिटेल में ये थीम है, क्योंकि ये सारे जो मॉल्स हैं, जो ग्रेड बी और सी एसेट्स हैं जिनमें वैकेंसी भी ज्यादा है, ये बहुत प्राइम एरियाज में है। और प्राइम एरियाज में आपको ज्यादा जगह भी नहीं मिलती है, तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट रह जाता है कि आप उसको रेट्रोफिट करें, उसको री इमेजिन करें या उसको रीपर्पस करें। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा एसेट्स को रीटेबल बनाने में। श्रीराम जी, रिवाइवल की रियलिटी क्या है? इसमें कितनी संभावना और कितना भ्रम है? अगर घोस्ट मॉल को रिवाइव किया जाए तो क्या जमीनी स्तर पर बैंक्स, फंड्स और ओनर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, या ये एसेट्स धीरे धीरे एनपीए में बदलने का खतरा झेल रहे हैं? सर बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि रिवाइवल एक जर्नी है। इस रिवाइवल की जर्नी को पूरा करने के लिए कलेक्टिवली ओनरशिप को एक जगह पे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, और उस ओनरशिप के साथ उस डेवलपमेंट को के राइट्स को अटेन करना पड़ेगा। देन अपग्रेडेशन, और जिस हिसाब से नया डिजाइन, प्लानिंग सब कुछ करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाएंगे वंस। एंड ऑब्वियसली आज की डेट में इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा, अगर ये एक एक एसेट इस प्लानिंग में जाता है तो। बट आज क्या हो रहा है कि द करंट सिचुएशन इज दैट कि द न्यूअर एसेट्स वेयर द डेवलपर, जो पुराने डेवलपर्स हैं जिन्होंने सीख लिया है कि रिटेल कैसे चलता है, ये ऑपरेट कैसे होता है, और एक बेसिक हाइजीन कैसे मेंटेन करती हैं, तो वो जो नए एसेट्स में ब्रांड्स की ज्यादा ट्रैक्शन है। वो जो ब्रांड्स पुराने एसेट में एक बार जाने से पहले या उसको री इन्वेस्ट करने से पहले वहां पे सोचेंगे, बट एक नया एसेट एक मॉडर्न एसेट बनेगा जिसके अंदर नया डिजाइन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, एक नया कस्टमर ब्रीफ है टू द आर्किटेक्ट कि भैया नया कस्टमर आज की डेट में उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से वो डिजाइन एंड प्लानिंग होती है। तो जो नए एसेट्स बन रहे हैं वहां पे तो रिटेल ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बट जो पुराने एसेट्स हैं उनको रिवाइव करने के लिए एक तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक आदमी, एक इंसान के या एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के हाथ में नहीं होता। वो वहां पे मल्टीपल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, और उनके लिए डिजाइनिंग की जो कॉस्ट है, प्लानिंग की जो कॉस्ट है, उसके बाद उसको रेट्रोफिटिंग की जो कॉस्ट है, वो सारी बजटिंग क्रिएट करने के लिए एक बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। सो ऑब्वियसली द जर्नी एंड टाइम इट विल टेक मे बी मोर टाइम देन बिल्डिंग अ न्यू एसेट। अंकिता जी, भविष्य किसका है, मॉल्स का या फिर हाई स्ट्रीट का? कई रिपोर्ट कहती है कि हाई स्ट्रीट रिटेल बेहतर रेंटल यील्ड दे रहा है। क्या आने वाले 5 साल में हम मॉल ड्रिवन रिटेल से एक्सपीरियंस ड्रिवन और हाई स्ट्रीट मॉडल की ओर बड़ा शिफ्ट देखेंगे? और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा मॉल डेवलपमेंट के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, हाई स्ट्रीट्स ये ऑर्गेनिकली आते हैं, तो हाई स्ट्रीट बनाया नहीं जा सकता। तो हाई स्ट्रीट में हमेशा जो सप्लाई है वो उतनी ही रहेगी। मॉल एक न्यू एज एक्सपीरियंस रहता है, और हमने देखा था जब ई कॉमर्स बूम हुआ था तो काफी स्पेकुलेशन थी कि ये क्या डेथ ऑफ मॉल्स है अब, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिन जिन मॉल्स ने खुद को रिवाइव किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 10 साल पहले F&B, फूड एंड बेवरेज का जो शेयर था एक मॉल की प्लानिंग में, वो 10% 10-11% ही रहता था। बाकी सब स्टोर्स थे और रिटेल का सारा वो था। हम थ्रू द जर्नी हम देख रहे हैं अब F&B जो है, रिटेल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, ताकि हम मॉल जाएं, वहां समय बिताएं, अब 40% F&B को डेडिकेट कर रहे हैं जो नए मॉल हैं। इसको हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं FECs, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स। तो मॉल का नेक्स्ट
जो एक लैंडिंग पॉइंट है वो फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स है। मॉल इज एक शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, हम खाने के लिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली मॉल का कोई अच्छे मॉल, जैसे श्री राम जी ने भी कहा, अच्छे मॉल बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन हाई स्ट्रीट और मॉल में बिल्कुल नहीं है। हाई स्ट्रीट एक ऑर्गेनिकली डेवलप्ड मार्केट को कहते हैं। मैनमेड हाई स्ट्रीट्स आप साइबर हब हो गया गुड़गांव में, इनको कह सकते हैं, पर हाई स्ट्रीट्स हमेशा रहेंगे, पर उसका सप्लाई और क्वालिटी ग्रेड वो वही रहेगा। कई ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ मॉल में जाना ही प्रेफर करते हैं, जिनको ज्यादा फ्लोर प्लेट चाहिए, पार्किंग फैसिलिटीज चाहिए, ए वैक्स चाहिए। तो बिल्कुल दोनों में कंपैरिजन नहीं है, दोनों की अपनी वैल्यू है। और एज अ कंज्यूमर आप वहीं जाएंगे जहां जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस में इंगेज रखेगा। बिल्कुल। और इस चर्चा में यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये जो घोस्ट मॉल है इनको खाली होते हुए हम देख रहे हैं, और इनके रिवाइवल का क्या अहम रास्ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि विदेशों में, डेवलप कंट्रीज में इस समस्या से कैसे निजात पाया, इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं घोस्ट मॉल की। जिस तरह से पूरे देश में घोस्ट मॉल की स्थिति बढ़ रही है, इससे निकलने का हल क्या है, इसी पर चर्चा जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीराम जी, ऐसा नहीं है कि घोस्ट मॉल पहली बार देखने को मिल रहे हैं, डेवलप देशों में भी ये समस्या देखने को मिली है। बात चाहे अमेरिका की हो, चाइना की हो, तो इन देशों ने घोस्ट मॉल की समस्या का हल कैसे निकाला है? हमारे देश में ये ट्रेंड था 2005 से 2010 तक, बट जैसे ही अच्छे रिटेल एसेट्स डेवलप हुए, ए ग्रेड रिटेल एसेट्स आने शुरू हुए, वेयर डेवलपर्स लर्नड हाउ रिटेल मॉडल्स आर ऑपरेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज ये सारी परेशानियां वेस्टर्न कंट्रीज में उससे पहले की थी। तो जैसे ही ये सब चीजें हाईलाइट हुई और रिटेलर्स ने भी इन चीजों को एंडोर्स किया, तो ये रिटेल एसेट्स टर्न अराउंड होके ये कमर्शियल एसेट्स जो कि पहले स्टार्टर सेल पे जा रहे थे, ये टर्न अराउंड होके रिटेल ए ग्रेड एसेट्स बने। अब उन रिटेल ए ग्रेड एसेट्स में डेवलपर्स वर गेटिंग a yield which is on a growth percentage of 15 to 20% on a yearly basis. तो वो कैसे हो रहा था? वो ऐसे हो रहा था कि जो नए ब्रांड्स आ रहे थे या जो नए नए कॉन्सेप्ट्स बन रहे थे, नए रिटेल फॉर्मेट्स आ रहे थे, वो उनको अपने सेंटर्स में कहीं ना कहीं जगह दे पा रहे थे। उसके लिए उनको कोई पुराने अगर एसेट को या पुराने रिटेलर को अगर रिलोकेट करना पड़ गया या उसको रीसाइज करना पड़ा, वो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी, और उसकी वजह से वो ग्रोथ परसेंटेज मेंटेन हुआ। और इस मेंटेनेंस के इस ग्रोथ परसेंटेज के चक्कर में ये रिटेल एसेट्स लोकप्रिय हुए, और जब ये लोकप्रिय तो इनके हिसाब से लोगों की हैबिट्स चेंज नहीं हुई। बट जो जहां तक टर्न अराउंड की बात होती है, टर्न अराउंड करना एक रिटेल एसेट तभी पॉसिबल है जब वो पूरा ओनरशिप एक लेवल पे आ जाए, एक सिंगल ओनर के पास आए, और फिर उसको वापस से रीडिजाइन, री इम्प्लीमेंट एंड रीपोजिशन करके वापस से रिलॉन्च होएगा, तभी ये चीज आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। अंकिता जी, घोस्ट मॉल के लेकर और क्या चुनौतियां देख रही हैं आप? क्योंकि जिस तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नए मॉल बनेंगे और पुराने मॉल से लोगों का मोह भंग होता रहेगा। ये सतत प्रक्रिया है, कैसे देखती हैं इसको? जी बिल्कुल, ये परिवर्तित होते रहेंगे, बिकॉज ये जो अभी भी घोस्ट मॉल्स हैं, ये यूजुअली फर्स्ट जनरेशन मॉल्स हैं, जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से अब ये बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पुणे में एक मॉल था 2012 में, उसकी बहुत ही बुरी हालत थी ना, कोई उनका यील्ड अच्छा था, रेंटल्स बहुत कम थे। तो जब वो अक्वायर किया, उसको रीपर्पस किया लेकशोर ने, और सारे ब्रांड्स लेके आए, ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है उसमें। उसके बाद वो मॉल एक बहुत ही वेल सूटेड नेबरहुड मॉल बन गया है। बैंगलोर में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जब मॉल को रीपर्पस किया गया है। रीपर्पसिंग वहीं पे पॉसिबल है, राइटली सो, जहां पे स्ट्राटा सोल्ड नहीं हो, बट ऑल्सो जहां पे एक बहुत वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो।
आपको वहां की कैचमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको वहां पे कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक कुछ 15 मॉल हमने अपनी रिपोर्ट में भी आइडेंटिफाई किए थे, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और सिंगल ओनरशिप में आते हैं, स्ट्राटा में नहीं आते। तो ये ऐसे ऐसे मॉल्स ऐड होते ही रहेंगे किटी में, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीजें पुरानी हो जाएंगी, नई कैचमेंट्स आएंगे, नए नेबरहुड्स आएंगे, तो वहां पे ये मॉल्स रिटेल में रिपर्पस हो सकते हैं। कनाडा, यूएस में हमने देखा है कि मॉल्स को और यूजर्स में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, को वर्किंग स्पेस, ये बहुत पॉपुलर एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एक रिटेल मॉल जो बैंक सिटी सेंटर में है उसको आप कैसे रिपर्पस करें कि वो एक यील्डिंग एसेट बन सके। तो हेल्थ केयर हो गया आपका, एजुकेशन हो गया आपका, वेलनेस हो गया, को वर्किंग स्पेसेस हो गया। तो रिटेल के अलावा और भी तरीके से ये मॉल्स यूज हो रहे हैं। डार्क स्टोर्स भी ई कॉमर्स की वजह से कई जो बहुत ही पुराने हैं उनको डार्क स्टोर्स की तरह भी यूज किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी तस्वीर साफ है, भारत में रिटेल खत्म नहीं हो रहा है बल्कि बदल रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मॉल क्यों खाली हैं, सवाल यह है कि क्या हम पुराने मॉडल से चिपके हुए हैं। क्या आने वाला दशक बिल्ड मोर का नहीं बल्कि बिल्ड बेटर का होगा। प्रकृति का सख्त नियम है परिवर्तन, जो बदलेगा वही बचेगा, जो एक्सपीरियंस देगा वही टिकेगा। तो भारत 2047 तक $5.8 ट्रिलियन की रियल एस्टेट इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में खाली मॉल सिर्फ बंद दुकानें नहीं हैं, वो फंसी हुई पूंजी है, खोया हुआ अवसर है। तो इसे क्या समझें, गिरावट या एक बड़े रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत? सवाल बना हुआ है और इस चर्चा को फिलहाल यहीं पर रोकते हैं। श्रीराम जी और अंकिता जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।